साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों इस नए साल पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस नए साल पर आप एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी और नए जज्बात के साथ आप पढ़ाई के प्रति लगे हुए होंगे। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। साथियों अगर इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि पहले अगर मानव का उद्भव हुआ, मानव के उद्भव से कई बरस पहले अगर बात करें कि लगभग 4 अरब वर्ष पहले, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले जो है जब पृथ्वी आई और उसके जीव उत्पत्ति की बात करें तो वो लगभग हुआ था 3 अरब 50 करोड़ के बाद। और जब मानव उत्पत्ति की बात करते हैं तो वो लगभग मानव उत्पत्ति की बात करें तो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व जो पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका का जो सिरा है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो साथियों ये जो ऐतिहासिक काल है, पूर्व ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल, ये वो काल है कि जब व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता था और उस समय पत्थर के उपकरण, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था और इन्हीं के आधार पर जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन्हीं पत्थरों की खोज करके उस समय का रहन सहन और उस समय के बारे में, लोगों के बारे में बताया गया। साथियों तब मानव उत्पत्ति के सबसे पहले जो मानव उत्पत्ति हुआ वो नर वानर के रूप में था। आप जान रहे होंगे कि तो वो जितने भी टाइप्स के जितने भी उद्भव हुए बारी बारी से, उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो साथियों बात कर रहे हैं कि लगभग अगर हम देखें तो पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल की बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की बात करें तो लगभग 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट इन्होंने लगभग 1863 के करीब जो है ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे ये, और इन्होंने जो है एक स्थान था पल्लवरम जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हैंड एक्स के खोज करी थी। तो कौन सा स्थान था वो? पल्लवरम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे पहले हैंड एक्स की खोज हुई। हैंड एक्स मतलब एक हाथ वाली कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। तो इसकी खोज इन्होंने सबसे पहले करी। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में जो है पाषाण काल के हैंड एक्स के जो है खोज करी। एक यूं कहें कि एक ऐसा पत्थर जो कि हाथ से जो है प्रहार किया जा सके, एक ऐसा पत्थर, तो उसकी जो है खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने देखने को मिलता है इतिहास में। और हम बात करें उपकरणों की भिन्नता के आधार पर तो भिन्नता के आधार पर संपूर्ण जो है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन सब चीज़ों के बारे में बांटा गया। तो हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। तो मानव का उद्भव जो हुआ वो कई प्रकार से हुआ। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एक मानव है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ये एक मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। इसका उद्भव लगभग 55 लाख ईसा पूर्व जो है 55 लाख ईसा पूर्व से 15 लाख ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है आदि मानव, इसको ही आदि पूर्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पूर्वज। और इसको नर वानर की भी संज्ञा देते हैं। तो ये जो है आद्य पूर्वज
इसको कहते हैं, और ये प्रोटो मानव भी कहा जाता है। और ये जो है इसमें नर वानर हमने इसलिए कहा, इसमें दोनों के गुण समाहित थे, यानी कि मनुष्य के भी और वानर के यानी कि बंदर के भी दोनों गुण समाहित थे, मनुष्य के और बंदर के। तो ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, इसकी खोज जो है हमने बताया कि 55 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 15 लाख ईसा पूर्व, 55 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 15 लाख ईसा पूर्व। तो ये जो है पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, जो कि प्रोटो मानव भी कहलाता है और आद्य पूर्वज भी कहते हैं, आद्य मानव भी कहते हैं इसको। तो इसकी खोज हुई और इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ये ऐसा मानव था जिसके बारे में अगर हम कहें तो 2 पैर और उभरा हुआ पेट और छोटा सा मस्तिष्क, बहुत छोटा मस्तिष्क, यानी कि सबसे छोटा मस्तिष्क और उभरा हुआ पेट और 2 पैर थे। और ये जो है सबसे छोटे मस्तिष्क वाला एक मानव था। तो सबसे पहले ये देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, और ये अंतिम होमिनिड भी कहा जाता है। अगर हम दूसरे मानव की बात करें तो होमो हैबिलस, क्या नाम होता है? ये हम मानव उद्भव की बात कर रहे हैं कि जब पृथ्वी पर मानव उद्भव हुआ तो किस प्रकार से क्रमिक जो है मानव उद्भव की बात धीरे धीरे करते हैं। और ये जो होमो हैबिलस की बात करने जा रहे हैं, होमो हैबिलस लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 15 लाख ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो होमो हैबिलस, क्या नाम है? होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। और होमो हैबिलस एक ऐसा मानव है जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद में देखने को मिलता है, और ये 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 15 लाख ईसा पूर्व के मध्य जो है 15 लाख ईसा पूर्व के मध्य देखने को मिलता है। तो होमो हैबिलस, और होमो हैबिलस जो कि लगभग अफ्रीका के पूर्वी और अफ्रीका के दक्षिणी तट पर जो है इस मानव का उद्भव होता है। और ये जो है ऐसा मानव था जिसने जो है इसको एक तरीके से हम कारीगर मानव भी कहते हैं, क्योंकि इसने ही जो है पत्थरों की खोज करी थी, पत्थरों के हथियार बनाए थे। तो होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, तो इसको और क्या कहते हैं? इसको कारीगर मानव के भी नाम से जाना जाता है, कारीगर मानव। और ये ऐसा मानव है जिसने सबसे पहले जो है पत्थरों के औजार बनाने की शुरुआत करी, पत्थरों के औजार। ये जो है कारीगर मानव भी कहते हैं। तो क्या नाम है इसका? होमो हैबिलस। और इसी के जस्ट बाद ये हमने सबसे पहले जिक्र किया 50 लाख से शुरुआत होती है जीव उत्पत्ति की, तो वहाँ से शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 20 लाख ईसा पूर्व से 15 लाख ईसा पूर्व के मध्य हम देखते हैं होमो हैबिलस आता है, जिसको कारीगर मानव भी कहते हैं। और ये एक ऐसा मानव है जिसने पत्थर के औजार सबसे पहले बनाने की शुरुआत करी। और इसी के बाद आता है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। तो इसके बाद क्या आता है? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की बात करें तो ये लगभग 18 से 16 लाख ईसा पूर्व के मध्य की बात है। होमो इरेक्टस ये एक ऐसा मानव है जो कि देखने को मिलता है कि ये बिल्कुल सीधा चलता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस कहते हैं। और ये जो है सीधा चलने वाला एक कपी मानव भी कहते हैं इसको, कपी मानव। तो और इसने जो है ये एक ऐसा मानव है जो पत्थर के औजार के साथ साथ और आग की भी खोज करी थी, अग्नि की भी खोज करी।
तो ये आप लिख लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि हस्त कुठार जो है पत्थर के, इसने बनाने शुरू किए। तो औजार सबसे पहले कारीगर मानो होमो हैबिलिस ने बनाना शुरू किया, लेकिन उन औजारों में परिवर्तन आया। किसने परिवर्तन करा? तो होमो इरेक्टस ने परिवर्तन करा और ये जो है हस्त कुठार बनाना शुरू कर दिया। तो हस्त कुठार इस प्रकार के मानो, ये जो होमो इरेक्टस है, और ये एक पहला मानो है जो कि सीधा चलने वाला मानो। कौन सा? सीधा चलने वाला मानो, सीधा चलने वाला। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं सीधा चलने वाला कपी, सीधा चलने वाला कपी, यानी कि सीधा चलने वाला मानो हस्त कुठार। और इसने जो है पत्थरों के औजार के साथ साथ किसकी खोज करी थी? अग्नि का आविष्कार इसी ने किया था। अग्नि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार। तो ये जो है होमो इरेक्टस आता है, किसके बाद में? होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस आता है। और ये 18 से 16 लाख ईसा पूर्व, हमने क्या बताया कि 20 लाख के बाद में अगर हम बात करें 15 लाख के ईसा पूर्व तो होमो हैबिलिस, और इसी के जस्ट बाद यानी कि 18 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 15 लाख या 16 लाख ईसा पूर्व, तो कौन सा मानो? होमो इरेक्टस। और अगर हम बात करें होमो सैपियंस, जिसको सबसे बुद्धिमान मानो कहते हैं, तो होमो सैपियंस आता है होमो इरेक्टस के बाद में। तो आप लिख लेंगे होमो, कौन सा? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो कि होमो इरेक्टस के बाद में आता है, और ये एक ऐसा मानव है जिसको सबसे बुद्धिमान मानव भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? सबसे बुद्धिमान मानव कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति लगभग 2,30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। और ये हस्त कुठार के साथ साथ अग्नि का आविष्कार, जैसे कि हमने बताया, होमो इरेक्टस ने किया था, लेकिन इसने जो है सबसे पहले शव विसर्जन की प्रणाली अपनाई थी। तो इसके बारे में आप लिख लेंगे कि ये सबसे, और ये आधुनिक मानव भी कहते हैं इसे। तो होमो सैपियंस जो कि सबसे बुद्धिमान मानव, कौन सा? सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान मानो, सबसे बुद्धिमान मानो, सबसे बुद्धिमान मानो। और इसकी एक खास बात है कि ये जर्मनी के नियंडरथल में जो मानव थे, यानी कि जर्मनी के नियंडरथल मानव, उस मानव से इसकी काफ़ी समानताएं मिलती हैं। तो ये आप लिख लेंगे सबसे बुद्धिमान मानो, सबसे बुद्धिमान मानो। और इसी ने सबसे पहले जो है शव विसर्जन प्रणाली अपनाई थी। और दूसरी चीज़, इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था और छोटा ललाट, तो इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। मस्तिष्क का आकार कैसा था? बड़ा था, छोटा ललाट था, छोटा ललाट। तो ये आप देख लें होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। और जैसे कि इसका बताया कि 2,30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व तब होमो सैपियंस, और जिसको आधुनिक मानव भी कहते हैं, होमो सैपियंस। तो छोटा ललाट, संकीर्ण ललाट यूँ कह सकते हैं। और ये सबसे, जो आपने देखा कि सबसे पहले जो आया होमो
ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो कि सबसे पहले आया, तो उसका हमने देखा था मस्तिष्क बहुत छोटा था, सबसे छोटा मस्तिष्क था, लेकिन इसका मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होमो सेपियंस, और ये सबसे बुद्धिमान प्राणी भी माना जाता है, सबसे बुद्धिमान जो है मानव माना जाता है। तो इसका जो है ये जो है जर्मनी के निएंडरथल मानव से इसकी काफ़ी समानताएं मिलती हैं, और इसने सबसे पहले जो है शव विसर्जन शुरुआत करी थी। तो इसने क्या शुरुआत करा था? शव विसर्जन, शव विसर्जन करना इसने सबसे पहले शुरुआत करा था। होमो सेपियंस ये भी इसके बाद आता है। होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियंस भी आता है, वो भी आधुनिक मानव माना जाता है, और उसका उद्भव हालांकि इसी से बिल्कुल मिलता जुलता, इसकी काफ़ी समानताएं मिलती हैं, और ये जो है इसी के मध्य थोड़ा सा बदलाव होता है इसमें जरा सा, और ये जो है आधुनिक मानव, और इसका उद्भव 1,15,000 ईसा पूर्व के मध्य देखने को मिलता है, और ये दक्षिण अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ। और ये जो है इसकी हड्डियां पतली होती हैं, मस्तिष्क बड़ा होता है, हड्डियां पतली मस्तिष्क बड़ा, मतलब बिल्कुल यही आकार होता है, और इसके जो बोलने की क्षमता है उसमें अभी भी अस्पष्टता है, यानी कि स्पष्ट बोल नहीं पा रहा है, स्पष्टता अभी भी देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से मानव का उद्भव हुआ हम देखते हैं, और जो कि आप ध्यान रखेंगे कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट जो कि ब्रिटिश इतिहासकार जिन्होंने खोज करी सबसे पहले हैंड एक्स की, यानी कि जो पत्थरों के औजार बनाने की शुरुआत हुई, अन्वेषण हुआ, तो उसकी खोज, उसका सबसे पहले खोज देखने को मिलती है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट करते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि हमने बताया कि मानव की शुरुआत जो है लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन वो पृथ्वी की आयु, अगर पृथ्वी की आयु देखी जाए तो लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष हो गई है। लेकिन अगर मानव की उत्पत्ति की बात करें तो मानव का उद्भव जो है प्लास्टोसीन में हुआ, यानी कि नूतन युग में हुआ, और इसकी आयु जो है 60 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो ये आप, और दूसरी चीज़ अगर आप देखना चाहें तो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल, इन सभी चीज़ों, नव पाषाण काल के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। साथियों, अगर पुरा पाषाण काल के बारे में देखें तो पुरा पाषाण काल में औजारों के आधार पर पुरा पाषाण काल को फिर बांट दिया गया, और बांटा गया पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, है ना। तो इस प्रकार से जो है उच्च यानी कि उत्तर पुरा पाषाण काल, तो इस प्रकार से जो है पुरा पाषाण काल को भी बांटा गया। तो और पुरा पाषाण काल को औजारों के माध्यम से बांटा गया। तो उसमें अगर पुरा पाषाण काल की बात करें, पूर्व पुरा पाषाण काल की बात करें, तो वहाँ पर औजार अगर देखने को मिलता है तो लगभग जो है अधिकांश भाग पुरा पाषाण काल का अधिकांश भाग जो है हिम युग में बीता, अधिकांश भाग जो है, और इसका जो आरंभ है वो अफ्रीका में देखने को मिलता है 20 लाख वर्ष के ईसा पूर्व, और लगभग भारत में लगभग 6 लाख ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि अफ्रीका में ये जो है बहुत पहले मिल जाता है, 20 लाख वर्ष पूर्व देखने को मिल जाता है, लेकिन बाद में जो है भारत में देखने को मिलता है 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। तो भारत में सबसे पुराना जो है पूर्व पुरा पाषाण काल का जो स्थल है वो महाराष्ट्र माना जाता है, और महाराष्ट्र का एक स्थान है बोरी, जिसको माना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा सबसे पुराना पूर्व पुरा पाषाण काल का स्थल कौन सा है, तो महाराष्ट्र में है। कौन सा? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र में स्थान है बोरी। कौन सा स्थान है? बोरी। तो ये जो है पूर्व पुरा पाषाण काल का स्थान है बोरी। और इस काल में सर्वप्रथम जो है सोहन नदी घाटी, आप समझ रहे होंगे कि सोहन नदी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो सोहन नदी घाटी में कुछ औजार प्राप्त हुई।
तो यहाँ पर जो है इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं और इसका उत्खनन कार्य डी एन वाडिया ने 1928 में कराया था। तो ये जो है सोहन नदी घाटी पुरापाषाण काल का एक स्थल है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। और इसका जो है सोहन नदी घाटी और इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन करवाया था डी.एन. वाडिया ने। किसने करवाया था? डी.एन. वाडिया, डी.एन. वाडिया ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1928 में करवाया था। तो डी.एन. वाडिया ने करवाया था और इसको हम क्या जानते हैं? सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति। तो हम बात कर रहे हैं पाषाण काल से भी पहले, यानी कि पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, जब पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था थी, तो उस समय का जो स्थान है वो सबसे पहले, अगर सबसे पुराना भारत में देखा जाए तो वो स्थान महाराष्ट्र का स्थान है, एक स्थान बोरी। लेकिन अगर उस कुछ स्थल जहाँ पर बहुत सारे पूरा पाषाण काल के औजार मिले और कुछ उपकरण पाए गए, तो वो एक स्थान है जहाँ पर, कहाँ पर पाए गए? वो सोहन नदी घाटी है। और सोहन नदी घाटी को सोहन संस्कृति भी नाम से जानते हैं। हालांकि साथियों क्या होता था कि जब मानव जो है बसने की शुरुआत हुई, मानव उत्पत्ति की शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे वो जो है नदी के किनारे बसने लगे। हालांकि पहले शुरुआत में जब वो शिकार पर निर्भर होते थे तो नदियों के किनारे जो है वन होते थे बहुत सारे, जहाँ पर शिकार किया करते थे। वनों के किनारे उनको पानी मिल जाता था, तो जिस कारण से वहाँ पर धीरे धीरे लोग रहने लगे, तो वो संस्कृति जो है वहाँ एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सोहन नदी घाटी, जिसको सोहन संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है, तो ये पूरा पाषाण काल का एक स्थल है और जिसको डी.एन. वाडिया ने कराया था। और कब कराया था? 1928 में। और इस काल के लोग जो है क्लीवर का इस्तेमाल करते थे। क्लीवर हो गया, और हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, तो हैंड एक्स, क्लीवर और खंडक जिसको चापर बोलते हैं। तो स्थान कौन कौन से? इसमें कुछ हथियार हैं जो कि आप जान रहे हैं पूरा पाषाण काल के कौन कौन से हैं? हैंड एक्स जिसको हम कुल्हाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। और खंडक जिसको हम चापर के नाम से जानते हैं। चापर का प्रयोग हुआ, हैंड एक्स का प्रयोग हुआ। और कौन सा? एक औजार जिसको विदारड़ी बोलते हैं या क्लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदारड़ी या क्लीवर। तो ये इन जो है हथियारों का सबसे ज़्यादा पूरा पाषाण काल में प्रयोग किया गया। तो ये जो पिन पॉइंट है आप लिखते चलेंगे, क्योंकि पिन पॉइंट हम लिखा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखते हुए आप पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थान एक बोरी, और इसके बाद में जो महाराष्ट्र का है, इसके बाद हम चलेंगे सोहन संस्कृति की ओर और हम देखते हैं कि इसकी खोज जो है सबसे पहले इसका उत्खनन डी.एन. वाडिया ने कराया था 1928 में। और जो है पूरा पाषाण काल में औजारों की बात करें तो उसमें मेन जो मुख्य औजार है कुल्हाड़ी है, चापर है और विदारड़ी जिसको जो है क्लीवर भी कहते हैं, क्लीवर। तो इन सब चीज़ों, इन ऐसे औजारों का प्रयोग किया जाता था। और इनका निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण जो है क्वार्ट्ज पत्थर से किया जाता है। तो इन हथियारों का निर्माण जो है किस पत्थर से किया गया? तो इनका निर्माण क्वार्ट्ज पत्थर से किया जाता था। तो इनका निर्माण क्वार्ट्ज पत्थर के माध्यम से किया जाने लगा। तो
ये और एक पेबुल पत्थर कि वे पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खा करके चिकने और सपाट हो जाया करते थे। तो पेबुल पत्थर भी जानते हैं हम, पेबुल पत्थर कुछ जिनका औजारों का प्रयोग हुआ पेबुल पत्थर के से बनाए गए। तो वो एक ऐसे पत्थर होते थे, एक ऐसे पत्थर जो कि पानी के बहाव जो होता था जहाँ पर पड़े होते थे, धीरे धीरे पानी उन पर बहता रहता था, धीरे धीरे पानी की रगड़ से वो चिकने हो जाया करते थे। तो ऐसे पत्थर जो है पेबुल पत्थर कहलाते हैं, पेबुल पत्थर। तो हालांकि पेबुल पत्थर से भी कुछ औजार देखने को मिलते हैं जो कि पेबुल पत्थर से निर्माण किए जाते हैं। तो ऐसे भी पूर्व पुरापाषाण काल में। और दूसरी चीज़ चापर, अगर चापर की बात करें तो चापर ही एक ऐसा औजार है जो कि जिस औजार को बनाने के लिए पेबुल पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, पेबुल पत्थर। तो चापर एक ऐसा औजार है जिसको पेबुल पत्थर के माध्यम से, पेबुल पत्थर के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता था। तो ये आप लिख लेंगे। और दूसरी चीज़ है चापिंग द्विधारी उपकरण है। जो चापिंग है वो द्विधारी उपकरण है जो पेबुल के दोनों किनारों को छील करके बनाया जाता था। तो आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा पत्थर जो कि पानी के रगड़ से पानी का बहाव हो और उस पर रगड़न से वो चिकना हो जाए, और चिकना होने के बाद में उनको दोनों धारों को बना दिया जाता था, और दोनों धारों को और ज़्यादा चिकना करके उनको जो है धारदार बना करके उसका निर्माण किस में लगाया जाता था, उसको चापर के द्वारा प्रयोग किया जाता था। हालांकि आधुनिक युग में अगर हम देखें तो ऐसे औजार अगर हम बात करें तो जैसे फरसा की बात करें, जो कि आधुनिक युग में लोग यूज करते हैं, फरसा जो कि परशुराम जी का हथियार था, आप देख रहे होंगे। तो जो दोनों तरफ उसमें धार थी, तो इसी प्रकार से चापर भी होता था जो कि खंडक जिसको बोलते थे। तो उन दिनों चापर यूज होता था, वो पत्थर का होता था। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पुरापाषाण काल में इस प्रकार के औजार का प्रयोग किया गया। तो अभी हमने जो जानकारी दी आप लोगों को, सबसे पहले आपने आद्य ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आप देख रहे थे, और जिसमें आपने जाना कि कौन कौन से प्रकार के उद्भव जो कि आपने देखा। सबसे पहले एस्ट्रोलोपिथिक्स आया, और इसके बाद में एस्ट्रोलोपिथिक्स जो कि एक ऐसा मानव था जो कि छोटे मस्तिष्क वाला मानव था, और फिर आपने सबसे बाद में देखा कि होमो सैपियंस आया जो कि सबसे बड़े मस्तिष्क वाला था, और जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी भी था। हम देखते हैं जो जो उसके मस्तिष्क का विकास होता गया त्यों तो वो बुद्धिमान होता गया। तो सबसे पहले, और जब सबसे पहले मानव आया तो वो शायद वो सीधा चल भी नहीं पाता था, और फिर हमने देखा कि जब होमो इरेक्टस आता है, होमो इरेक्टस जो कि होमो हैबिलस के बाद में आता है, और होमो इरेक्टस जो है सीधा चलने लगता है, एक सीधा चलने वाला मानव, जिसका जो है आपने देखा कि ये अफ्रीका में इसका उद्भव होता है। और ये जो है होमो इरेक्टस जो कि सबसे पहले पत्थरों के औजारों के साथ साथ अग्नि की भी इसी ने खोज करी। तो इस प्रकार से, और कारीगर मानव के बारे में आप लोगों ने देखा कि कारीगर मानव होमो हैबिलस आता है। होमो हैबिलस के बाद में फिर अग्नि का प्रयोग होता है, होमो इरेक्टस, और इसके बाद में आता है होमो सैपियंस जो कि सबसे बुद्धिमान होता है। और होमो सैपियंस के साथ साथ एक जस्ट मानव होता है होमो सैपियंस कहते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही होता है, बस थोड़ी सी विभिन्नता होती है कि इसका ललाट और मस्तिष्क जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है और हड्डियां इनकी पतली हो जाती हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। और आपने देखा कि साथ साथ पूर्व पाषाण काल की बात, हम पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की बात कर रहे थे, और पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें हम देख पा रहे थे कि पूर्व पुरा पाषाण काल के बारे में आपने देखा कि सोहन नदी घाटी
में सोहन संस्कृति, जिसमें जो है पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार पाए गए। और इसके बाद जिसे डी.एन. वाडिया ने 1928 में खोजा था। और इसके साथ साथ पूर्व पुरापाषाण काल में ये जो है हथियार मुख्यतः जो है पाए जाते हैं। इन हथियारों का प्रयोग किया जाता था। उस समय विदाड़ी क्लीवर होता था और खंडक और हैंड एक्स, इन तीनों का मुख्यतः जो है मेन इंपॉर्टेंस, पिन पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। और हमने देखा कि पेबुल जो कि ऐसा पत्थर था जो कि पानी की रगड़न से जो है चिकना हो जाता था और उसके द्वारा हम उसका प्रयोग चापर में करते थे। तो इस प्रकार से इन 3-4 चीज़ों का आपने अध्ययन किया। और दूसरी चीज़, अगर मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में कुछ हथियारों का परिवर्तन होता है। जैसे वहाँ पर सल्क का प्रयोग होने लगता है और कोर जिसको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि सल्क या कोर, इनको फलक भी कहते हैं। फलक, इसी प्रकार से हम अगर बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल को एक तरीके से फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। फलक संस्कृति। और फलक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर हथियार जो थे वो फलक थे किनारे, जो कि हम कुछ हथियारों का प्रयोग करें तो कोर, उन हथियारों को क्या कहते थे? कोर या फिर सल्क। तो इस प्रकार के हथियार देखने को मिलता है, कोर और शल्क। और दूसरा है फलक या ब्लेड। फलक, तो फलक आप समझ रहे होंगे फलक किसकी बात कर रहे हैं? ब्लेड के जैसा हथियार। यानी कि इन हथियारों से और ज़्यादा ये चापर और कुल्हाड़ी ये थोड़े मोटे धारदार थे, लेकिन इनका धीरे धीरे और तकनीक आई, यूँ कहें कि थोड़ा थोड़ा मस्तिष्क का विकास हुआ और हथियारों को और ज़्यादा पैना बनाया गया। तो उन हथियारों में आता है एक प्रकार से ये जितने भी हथियार थे नुकीले और बहुत ज़्यादा नुकीले और बहुत ज़्यादा पतले, बहुत ज़्यादा धारदार हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो इस कारण से इसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हथियार इस प्रकार के प्रयोग किए जाते थे। और इन हथियारों को भी क्वार्टज हथियार, क्वार्टज पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आपने इसमें देखा था कि इन सारे औजारों को किससे बनाया जाता था? क्वार्टज पत्थर से। लेकिन जब हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में भी जो है हथियारों का निर्माण जो है किससे होता था? क्वार्टज पत्थर से क्वार्टज पत्थर से ही होता था। और यहाँ पर जो कुछ मध्य पुरापाषाण काल में कुछ स्थान है जो कि महाराष्ट्र, इसमें देखा था अपना महाराष्ट्र का बोरी, लेकिन इसमें देखेंगे आप निवासा एक स्थान है। तो महाराष्ट्र में कुछ स्थान जहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल के हथियार देखने को मिलते हैं और वो कौन कौन से हैं? जो कि वो स्थान है महाराष्ट्र, झारखंड, महाराष्ट्र में आप लिख लें नेवासा। और झारखंड में स्थान है सिंहभूमि। और उत्तर प्रदेश में चकिया या वाराणसी। यूपी में चकिया एक स्थान है और ये चकिया कहाँ है? वाराणसी में है। यूपी का एक स्थान वाराणसी, जहाँ पर यह स्थान देखने को मिलता है। तो वाराणसी। और इलाहाबाद में एक स्थान पड़ता है, इलाहाबाद। और झारखंड, महाराष्ट्र में निवासा है, एक स्थान है महाराष्ट्र में निवासा एक स्थान है। झारखंड में सिंहभूमि और इलाहाबाद में है बेलन घाटी। कौन सा? बेलन घाटी। तो बेलन घाटी जो कि जहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल के कुछ उपकरण पाए जाते हैं।
और झारखंड, महाराष्ट्र में निवासा और झारखंड में सिंहभूम। कौन सा स्थान? सिंहभूम। ये मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स की चर्चा कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एग्ज़ाम में 100% जो है इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है बारी बारी से। वैसे प्रीवियस, यूँ समझिए प्रीवियस के पिन पॉइंट हैं। तो इलाहाबाद में बेलन घाटी जो कि एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारे उपकरण पाए जाते हैं मध्य पाषाण काल के। और दूसरा है एमपी में भीमबेटका, एमपी में भीमबेटका, सोहन घाटी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश में कौन सा? भीमबेटका और सोहन नदी घाटी। सोहन आप समझ ही रहे होंगे, जहाँ पर पूर्व पाषाण काल के हथियार मिलते हैं और वहाँ पर मध्य पाषाण काल के भी हथियार मिलते हैं। साथ में देखिए, अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट कोई तिथि नहीं है कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, इनकी कोई एग्जैक्ट नहीं। इनका जो संक्रमण काल है वो मध्य पाषाण काल होता है। इनका संक्रमण काल यूँ कहें कि जहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों का एक मध्यांश स्थिति आती है, वो जो है मध्य पाषाण काल एक संक्रमण की अवस्था आती है, जहाँ पर पुरा पाषाण काल के भी हथियार मिलते हैं और नव पाषाण काल के भी। तो वो जो है स्थान मध्य पाषाण काल कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि एमपी जो कि भीमबेटका और सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, इन दोनों के उपकरण यहाँ पर मिलते हैं। और एक स्थान है वानगंगा, सिरसा घाटी, जो कि जहाँ पर विविध पुरा पाषाण काल के स्थल मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे थे, जो कि जिसकी अवस्था अगर बात करें तो 1,50,000 से लगभग 35,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये आप देख रहे थे कि मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में आपने देखा और पूर्व पुरा पाषाण काल के बारे में आप देखा। अगर नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में इस काल की जो है आर्द्रता कम होती है और जलवायु में परिवर्तन होता है। थोड़ा सा जलवायु जो है अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है। जैसे जैसे आर्द्रता, हम देखते हैं कि आर्द्रता जैसे जैसे कम होती है, जब इस अवस्था में आते हैं तो इस अवस्था में धीरे धीरे आर्द्रता कम होने लगती है। जब आर्द्रता कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा वार्म होगा, यानी कि जलवायु थोड़ी गर्म हो जाती है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। और इस काल में उच्च पुरा पाषाण काल की में जो है उपकरणों का निर्माण जो है विशेषीकृत थोड़ा सा बदलाव आ गया। पुरा और मध्य से और ज़्यादा बदलाव आया और इसमें देखने को मिलता है कि विशिष्ट उपकरण बनाए जाने लगे। और उसमें जो है ब्लेड्स और एक उपकरण होता है तछड़ी, जिसको बोलते हैं, और कुर्छनी, जिसको हम बोलते हैं खुरचनी, एक प्रकार से खुरचनियाँ भी कह सकते हैं, जिससे जो है ज़मीन उमीन खोदने का काम शुरुआत हो चुकी थी। जब उपकरण बीज बोए जाने लगे तो ये उस समय की बात है। तो इस प्रकार से हथियारों में भी परिवर्तन आ गया और ज़्यादा परिवर्तन आया उच्च पुरा पाषाण काल से। तो हम देखते हैं धीरे धीरे उपकरण और भी फलक बनाए जाने लगे और भी ब्लेड्स और भी पतली की जाने लगी। तो यहाँ पर कौन कौन से हथियार कि एक तो खुरचनियाँ भी बोलते हैं, तो आप खुरचनी आप लिख लें, खुरचनी और ब्लेड्स, जो कि ब्लेड्स हम देखते हैं कि फलक संस्कृति में भी यूज किया जाता था, और सल्क जो कि फलक संस्कृति में, हाँ तछड़ी एक हथियार आता है जो कि अलग आता है, तछड़ी भी कहते हैं, तछड़ी और फलक और सल्क जो कि दोनों मिलते हैं, फलक और सल्क, जो कि फलक सल्क एक ऐसे हैं जो कि मध्य पुरा पाषाण काल की अवस्था में भी पाए जाते हैं और जब आगे आते हैं उच्च पुरा पाषाण काल में तब भी ये दोनों हथियार पाए जाते हैं।
तो खुरचनी और तछड़ी इन दोनों का प्रयोग अलग से होने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार के हथियार जो है उच्च पुरापाषाण काल में बनाए जाने लगे। तो इस प्रकार के हथियार, और दूसरा अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। एक तो पहली विशेषता इस युग की है कि एक चकमक उद्योग, या फिर लिख लें नए चकमक उद्योग या चकमक पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। चकमक पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा, और ये जो अवस्था थी इसी में होमो सैपियंस मानव देखने को मिलता है। तो ये उच्च पुरापाषाण काल में ये एक ऐसा युग था जहाँ पर होमो सैपियंस देखने को मिलता है। तो होमो सैपियंस, और जिसे सबसे बुद्धिमान मानव की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये जो हथियार थे, और दूसरी चीज़ इसमें आपको देखने को मिला कि इस जो है कुछ नए उद्योग, नए जो निर्माण हुए तो उसमें नए चकमक पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसका? नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई। यूँ कहें नए चकमक उद्योग की स्थापना की जाने लगी। तो इस प्रकार से नए चकमक उद्योग का इस्तेमाल, नए चकमक पत्थर की स्थापना हुई, और इसमें चित्रकला की भी स्थापना हुई देखने को मिलता है पत्थरों में, जो कि चित्रकला का प्रयोग किया जाने लगा। तो चित्रकला की प्रगति हुई, और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के एक पाटड़े एक स्थान है, पाटड़े एक स्थान है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का एक स्थान है, वो स्थान है पाटड़े। ये स्थान है जहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का, यहीं रहा होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये इस अंडे में जो है देखने को मिलता है कि इस अंडे में चित्रांकन देखने को मिलता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस युग में या उच्च पुरापाषाण काल एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर चित्रकला में प्रगति देखने को मिलती है। तो ये जो है कुछ विशेषताएं थी मध्य, नव और पुरापाषाण काल के बारे में। और इसके बाद हम पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, और फिर आगे नव पाषाण काल की बात करेंगे। तो आज सेशन इतना ही, और मैंने जो पिन पॉइंट नोट कराए आप लोगों को, ध्यान रखना जो है थोड़ा सा इसको अगर एक बार या दो बार लेक्चर को स्क्रॉल करके देख लेंगे, जिससे ये पिन पॉइंट याद रहेंगे और एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए जोश के साथ। और साथियों, कोशिश करिए कि चैनल को दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे गांव में बैठे जो बच्चे हैं, जो नई शिक्षा नहीं पा रहे हैं, जो कि जिनको समस्याएं हैं, वो उन तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा को ज्यों-ज्यों आप बढ़ाते रहेंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मैं उम्मीद करता हूं अगले सेशन में फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।